हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो 2 लास्ट के लेक्चर हो चुके हैं एंड हम आज नेक्स्ट बात करते हैं कि कोशिका के चैप्टर के बारे में बात करते हैं, कोशिका जीवन की इकाई। तो देखिए बच्चों, का जो लास्ट हमने बात करी थी कि कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात किया हमने कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की जो है डिस्कवरी करी थी, विभिन्न प्रकार की जो है वो कोशिकांगों की खोज करी थी। ठीक है, तो बच्चे जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात करा कि रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया के अंदर जो है सबसे पहले सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। फिर उसके बाद में जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो डेड सेल्स को खोजा था। देन हमने ल्यूवेनहॉक के बारे में बात करी कि ल्यूवेनहॉक ने जो है वो क्या डिस्कवरी की थी। अब बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आज हम कोशिका के कुछ प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। सबसे पहले बच्चों कोशिका के प्रकार जो है वो है विकास के आधार पर। देखिए बच्चों, जब भी कभी किसी चीज़ को बहुत सारे आप किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हो, वर्गीकरण करते हैं हम कि कुछ प्रकार पढ़ रहे हैं अपन किसी भी चीज़ के, तो हम उसे कहते हैं वर्गीकरण। तो कोशिकाओं का वर्गीकरण किया गया है विकास के आधार पर। तो बच्चे हमेशा किसी ना किसी के वर्गीकरण के लिए कोई बेसिस यानी कोई ना कोई आधार जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं विकास के आधार पर जो कोशिकाएँ हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो बच्चे देखें, 3 प्रकार की जो है वो कोशिकाएँ विकास के आधार पर पाई जाती हैं। सबसे पहले विभजोतक कोशिकाएं, विभजोतक कोशिकाएं, इन्हें कहते हैं अपन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक, मेरिस्टेमेटिक सेल्स इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में विभेदित कोशिकाएं, यानी डिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स, एंड लास्ट वन इज विविभेदित कोशिकाएं, विविभेदित कोशिकाएं, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर विकास के आधार पर 3 प्रकार की कोशिकाएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पादप में। तो पादप के अकॉर्डिंग जो है वो अपन बात करते हैं कि पादप कोशिकाओं में किस किस प्रकार से ये सेल्स पाई जाती हैं, क्योंकि ये अधिकतर जो है वो पादप में आपको प्लांट्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। तो बच्चे नाम से स्पष्ट है, सबसे पहले है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, विभजोतक कोशिकाएं, मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता हो। ठीक है ना, क्या हो? कोशिका विभाजन इसमें पाया जाता है। ठीक है ना, मतलब बच्चों ऐसी कोशिकाएं जिनका कार्य केवल और केवल कोशिका विभाजन करना हो। देखिए बच्चों, जब भी कभी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो हमेशा जो शरीर होता है, जो भी एक बॉडी है, उसकी हाइट हो गई है ना, उसमें वृद्धि होती है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा अगर कभी भी कोशिका विभाजन होगा। तो बच्चे पादपों के अंदर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की विभजोतक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है ना, और ये कोशिकाएं आगे मिलकर जो है वो विभजोतक उत्तकों का निर्माण करती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। जैसे बच्चे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी प्लांट का जो सबसे ऊपरी शीर्ष भाग होता है, यहाँ पर शीर्ष विभजोतक पाया जाता है। तो बच्चे आप उत्तक बोल लीजिए, उत्तक भी तो कोशिकाओं के समूह ही होते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लांट का जैसे सबसे शीर्ष भाग है, यहाँ पर शीर्षस्थ विभजोतक होता है। तो बच्चे इनका काम कंटिन्यूसली केवल और केवल कोशिका विभाजन करना होता है। सिर्फ ये सेल डिवीजन करते हैं, कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन करके ये प्लांट की हाइट को बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब केवल शीर्ष की ग्रोथ करवाएंगे। इसी प्रकार से कुछ पादप के मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो पादप के पार्श्व भाग में मिलती है, प्लांट्स की लेटरल पार्ट्स में मिलती हैं। तो बच्चे जब भी कभी लेटरल पार्ट्स के अंदर मिलेंगी सेल्स जो हैं, तो कोशिकाएं अगर लेटरल पार्ट में बढ़ेंगी तो मतलब सिर्फ साइड में ग्रोथ करेंगी, वो है पार्श्व वृद्धि करेंगी, तो चौड़ाई बढ़ेगी प्लांट की। तो इस प्रकार जो कुछ विभजोतक कोशिकाएं होती है वो पार्श्व विभजोतक कोशिकाएं भी पाई जाती है। ठीक है,
पार्श्व विभजोतक कह दो या पार्श्व कोशिकाएं कह दीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ एक ऐसी कोशिकाएं होती है जो तने के अंदर जो पर्व और पर्व संधियाँ होती है इनके बीच पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है अपने नोड यानी पर्व संधि, पर्व संधि बोलते हैं अपन इसको, नोड बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चे जो यहाँ पर कुछ कोशिकाएं जो है, कुछ विभजोतक कोशिकाएं जो है वो नोड और इंटरनोड के बीच पाई जाती है, ताकि ये यहाँ पर केवल विभाजन करेंगी तो ये केवल नोड की क्या कर सकती है, ग्रोथ करवाएंगी। आज नोड एक नोड इतनी थी तो इसके बीच में क्या हो गई, जगह जो था, जो स्पेस था वो बढ़ गया। यानी कि यहाँ पर कि यहाँ की जो विभजोतक कोशिकाएं थी उन्होंने लगातार विभाजन किया और एक पर्व की जो है वो लंबाई बढ़ा दी, एक नोड की लेंथ जो है, इंटरनोड की जो लेंथ है वो बढ़ा दी। नोड जो होते हैं उसको अपन कहते हैं पर्व संधि, और ये जो बीच में जो जगह होती है इसे कहा जाता है इंटरनोड, इंटरनोड पर्व बोला जाता है। तो पर्व की लंबाई यानी इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाने का काम किसका होता है, जो इनके बीच में जो विभजोतक कोशिकाएं पाई जाती है, या विभजोतक उत्तक कह दीजिए आप लोग, विभजोतक कह दीजिए, तो वो पाए जाते हैं और यहाँ पर ये जो पर्व है इंटरनोड जो है उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बच्चे इसी प्रकार से विभजोतक कोशिकाएं जो है, यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि इनका कार्य केवल कोशिका विभाजन करना होता है, ठीक है ना। ये केवल कोशिका विभाजन करेंगी, जबकि पादप के जैसे कोई अन्य कार्य हो गया, जैसे कि भोजन का और भोजन हो गया या फिर पानी हो गया, इसका संवहन करना, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना, ठीक है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम करते हैं। तो बच्चे वो सभी कार्य जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं करती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनका काम केवल इतना है कि पादप की लंबाई बढ़ाना, उसकी जो है एक तरह से वृद्धि करवाना, और उनमें केवल कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाएगी, जबकि किसी प्रकार का कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं करेंगे, विशिष्ट कार्य नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित होगा, ध्यान रखिएगा। विशिष्ट कार्य का मतलब होता है जैसे कि श्वसन में भाग ले लेना, श्वसन क्या, अपने इसको छोड़िए, अपने जल से जल और खनिज लवणों का संवहन हो गया, ठीक है, भोजन का संवहन हो गया, इसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इसमें हेल्प नहीं करे तो उसको अपन कहते हैं कि ये किसी प्रकार का विशिष्ट कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका कार्य केवल क्या है, कोशिका विभाजन। तो बच्चे एक बात ये क्लियर रखिएगा कि जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि पादप की हर कोशिका विभाजित करती है, ठीक है ना, हर कोशिका में विभाजन की क्षमता हो। तो इसी तरह से बच्चे क्या होता है कि ये जो विभजोतक कोशिकाएं होती है ये लगातार आगे जाकर के विभेदित कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्या करती है, विभेदित कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे बच्चे अपन प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि यहाँ प्लांट एनाटॉमी के अंदर आपको प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब जाइलम और फ्लोएम जो कि भोजन और खनिज लवणों और साथ ही साथ में जल का संवहन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं विशिष्ट कार्यों को संपन्न करते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक प्रकार के उत्तक होते हैं, यानी कोशिकाएं उनमें भी है, ठीक है। तो एक प्रकार के विशिष्ट उत्तक होते हैं वो, ठीक है ना, इनको जटिल उत्तक भी कहा जाता है। तो ये क्या करेंगे बच्चों कि वाटर मिनरल का कंडक्शन करेंगे, जल और खनिज लवणों का संवहन और भोजन का संवहन करेंगे। तो ये कभी भी कोशिका विभाजन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम या द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम, कोई भी जाइलम और फ्लोएम है वो कभी भी वृद्धि नहीं करते, कोशिका विभाजन नहीं करते कभी भी, ये केवल अपने विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो जाइलम और फ्लोएम है वो हो जाती है विभेदित कोशिकाएं। विभेदन का मतलब होता है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए चेंज हो जाना, परिवर्तित हो जाना। तो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं जो होती है, जो विभजोतक कोशिकाएं हैं, ये लगातार विभेदित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मेरिस्टेमेटिक सेल से बनने वाली कोशिकाओं में भी विभाजन की क्षमता विकसित हो, ज़रूरत नहीं है ऐसी, ठीक है। तो विभेदित कोशिकाएं किससे बनती है, विभजोतक कोशिकाओं से। तो हमने क्या पढ़ा है, विकास के आधार पर, यानी सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनी, उन्होंने विभेदित कोशिकाओं को बनाया तो विकास हो गया, एक से दूसरा बन गया, ठीक है। तो बच्चे अब विभेदित कोशिकाएं जो होगी ये क्या होंगी, तो बच्चे विभेदित कोशिकाओं में से साफ सी चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट पाया जाएगा कि इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होगी, सेल डिवीज़न की पावर
नहीं पाई जाएगी ना, कोशिका विभाजन नहीं होगा, जबकि किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न कराएंगी। विशिष्ट कार्य बिल्कुल पाया जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना आप लोग सभी को। तो बच्चे विभेदित कोशिकाएं किससे बनी है? विभेजोत्तक कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप दे दीजिए, एग्जाम्पल दे देते हैं अपन। तो शीर्षस्थ विभेजोत्तक, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इसके अलावा एक और दे सकते हैं आप, लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभेजोत्तक। तो यहाँ पर इनका काम केवल और केवल वृद्धि करवाना है, पार्श्व विभेजोत्तक। तो इनकी जो कोशिकाएं होगी ये हमेशा विभाजन करेंगी। ठीक है, विशिष्ट कार्य नहीं करेगी। जबकि इसके उदाहरण दे दीजिए बच्चों, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को कहते हैं अपन हिंदी में बोलते हैं दारू, बाकी आप जाइलम याद रखिए। ठीक है ना, ये यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आप हमेशा हिंदी के ही नाम याद रखें, जो आपको इजी लगता है वो आप वर्ड याद कर लीजिए। आगे जाके वैसे भी हायर स्टडीज़ जो हैं आपकी, वो तो आपके जो है इंग्लिश में ही आने वाली है। ठीक है, तो पोषवाह जो है वो फ्लोएम को कहा जाता है। तो बच्चे कोई भी जाइलम हो, आप प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम वगैरह जो भी पढ़ेंगे, तो देखें ये ज़रूर बात है कि जाइलम की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है ना, जाइलम एक ज़रूरत के बाद में प्लांट्स में जाइलम की संख्या बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एक जाइलम विभाजन करके दूसरे जाइलम को बनाता है। वो कौन करता है ये भी बात अपन बाद में करेंगे। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, जितने भी जाइलम और फ्लोएम हैं, जब वो एक बार बन जाते हैं तो ये केवल विशिष्ट कार्यों को संपन्न करवाते हैं जो संवहन का कार्य होता है। इस कारण से इनको संवहन ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है ना, आप सीधा लिख सकते हो वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक होते हैं ये। ठीक है, तो संवहन ऊतक है तो संवहन का विशिष्ट कार्य करवा ही रहे हैं। अब आते हैं अपन विभेदित कोशिकाओं पर। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि प्लांट में कुछ कोशिकाएं विभेदित होने के बाद उनमें विभाजन की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, तो विभाजन की क्षमता विकसित हो जाती है तो मतलब ये पहले तो विभेदित थी, लेकिन विभेदित कोशिकाएं कभी कभी ज़रूरत के अनुसार जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, जिसको विभेजोत्तक की तरह बिहेव करती हैं। मतलब कोशिका विभाजन की क्षमता पुनः विकसित हो जाती है। क्या होगा? कोशिका विभाजन पुनः विकसित हो जाता है। ठीक है ना, पुनः विकसित हो जाएगा। लेकिन फिर इसका मतलब ये, जब ये कोशिका विभाजन करेंगे तो किसी स्पेशल फंक्शन को नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर कोशिका स्पेशल फंक्शन को कर रहे हैं यानी विभेदित कोशिकाएं हैं तो वे विशिष्ट कार्यों को नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। अब बच्चे इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि अपने उदाहरण आ जाएगा, कॉर्क एधा का निर्माण। कॉर्क एधा का निर्माण, कॉर्क एधा का जो निर्माण होता है वो हमेशा विभेदीकरण के द्वारा होता है, डी डिफ्रेंशिएशन से होता है। मतलब जो डी डिफ्रेंशिएशन वो क्या हो गया? विभेदन का मतलब हो गया कि एक विभेदित कोशिका में फिर से विभेजोत्तक के लक्षण आ गए, एक डिफ्रेंशिएटेड सेल दोबारा मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो उसमें कॉर्क एधा जो होती है ना बच्चे, कॉर्क जैसे कि आप देखते हैं प्लांट्स में जो इसका स्टेम है, अब उसमें बार्क का निर्माण होता है, छाल का जो निर्माण होता है। तो बच्चे जो प्लांट्स का स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टेम ग्रीन कलर का होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, बाद में वो प्लांट का जो स्टेम है वो आगे जाकर काष्ठीय हो जाता है, वुडी हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और साथ ही साथ में उसमें बाहर छाल का निर्माण हो जाता है, बार्क का। तो जो बच्चे बार्क का जो निर्माण हो रहा है वो हमेशा उसमें क्या होगा कि जो प्लांट की जो अधिचर्म है, जो एपिडर्मिस है, उस पर कॉर्क एधा के निर्माण के द्वारा होता है। ये अपन एनाटॉमी में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ध्यान रख लीजिए कि क्या होता है कि जैसे सपोज बच्चे एक और एधा होती है, आप इसमें एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। कॉर्क एधा तो आपको एनाटॉमी में समझाएंगे, यहाँ पर आप ले लीजिए द्वितीयक जाइलम एंड द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण। द्वितीयक जाइलम व द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण, द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण। तो ये जो होते हैं द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम का निर्माण, ये भी किसके कारण होता है? जो है डी डिफ्रेंशिएशन के कारण, विभेदन के कारण। इसको ऐसे समझिए,
बच्चों जब पहली बार जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, जो प्राथमिक जाइलम प्राथमिक फ्लोएम बनते हैं, तो जैसे हम बात करें तो उनके बीच में क्या होगा कि इस प्रकार से एक ऐधा पाई जाती है। एक ये हो गई ऐधा, ठीक है ना, ये हो गई ऐधा, ठीक है। और फिर यहाँ पर नीचे की तरफ जाइलम हो गए, ठीक है, और ऊपर की तरफ फ्लोएम। मतलब बच्चे जब पहली बार जाइलम और फ्लोएम बनते हैं तो उनके बीच में एक ऐधा बनती है, ठीक है ना, क्या बनती है, ऐधा। इसको संवहनीय ऐधा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। तो संवहनीय ऐधा वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच बनती है, ठीक है ना, किसके बीच बनेगी, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच बनेगी। तो बच्चे जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में इस वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है तो शुरुआत में ये संवहनीय ऐधा भी विभेदित होती है, मतलब कोई विभाजन नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे प्लांट की द्वितीयक वृद्धि का समय आता है, ठीक है ना, प्लांट दो प्रकार की वृद्धि शो करता है। तो जब प्लांट में द्वितीयक वृद्धि होती है तो जाइलम और फ्लोएम की संख्याओं को बढ़ाना पड़ता है। मतलब अगर प्लांट बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें संवहन तो ज़्यादा करना पड़ेगा, तो जाइलम और फ्लोएम के नंबर जो है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जाइलम और फ्लोएम का जो नंबर बढ़ाना होगा, अब वो संवहनीय ऐधा बढ़ाएगी। मैंने कहा ना जाइलम और फ्लोएम खुद नहीं बनाएंगे, उनके बीच में जो ये वेस्कुलर कैम्बियम है, संवहनीय ऐधा जो मिल रही है, ये जो है एक बार तो विभेदित ही थी, ये भी विभेदित थी, ये सारी विभेदित कोशिकाएं थी, लेकिन इनमें विभेदन हो गया, डी डिफ्रेंशिएशन हो गया, और ये आगे जाकर क्या करेंगे कि जैसे सपोज कि अब यहाँ पर ये जाइलम था तो ये कैम्बियम है। अब क्या होगा कि जो ये अपने नीचे की तरफ जो प्राइमरी जाइलम होगा, प्राथमिक जाइलम जो पहले से बना हुआ है, और प्राथमिक फ्लोएम, ठीक है, वो तो नीचे की तरफ खिसकते चले जाएंगे, और ये जो ऐधा है ये विभाजन करके अपने इस तरफ जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगी, यानी द्वितीयक फ्लोएम। तो द्वितीयक फ्लोएम यहाँ बनता चला जाएगा और प्राथमिक फ्लोएम जो है वो ऊपर की तरफ खिसकता जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ मतलब साइड में खिसकता जाएगा। कि प्लांट्स में अब इस तरीके से ये तना है, तो बच्चे वैसे तो अपन इसको एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे, तो अभी एक बार के लिए अपन इतना ही समझते हैं कि ये जो ऐधा है इसने क्या किया कि अपने नीचे की तरफ तो सेकेंडरी जाइलम यानी द्वितीयक जाइलम बनाया, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है वो क्या करा, ये हो गया इसका प्राइमरी फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम हो गया, ये इसका द्वितीयक फ्लोएम प्राइमरी जाइलम हो गया। तो बच्चे जो प्राथमिक जो उत्तक थे ना, प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम थे, वो तो साइड की तरफ खिसकते चले गए, और ऐधा जो थी उसने अपने दोनों तरफ, ठीक है ना। अब ऐधा जो है देखिए, अब अगर जाहिर सी बात है कि ये संवहनीय ऐधा विभाजन करेगी तो ये तो अपने जस्ट नीचे की तरफ नए उत्तकों को बनाएगी, तो पुराने उत्तक साइड में खिसकते चलेंगे, ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम भी जो है वो बनेगी, वो अपन एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण विभेदन के कारण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी है उस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, हमने सबसे पहले देखा कि जो विभेजोत्तक कोशिकाएं होती है वो विभाजन की क्षमता रखती है, ठीक है, विभेजोत्तक कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। अब इनमें ये चेंज हो जाती है विभेदित कोशिकाओं में, ठीक है ना, किस में चेंज हो जाएंगी, विभेदित कोशिकाओं में ये चेंज हो जाती हैं, ठीक है, विभेदित कोशिकाएं बना ली। अब बच्चों जब ये विभेदित कोशिकाएं बनाएगी, है ना, डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाएगी, इसका मतलब इनके अंदर क्या हुआ है, विभेदीकरण हुआ है। क्या हुआ है, विभेदीकरण, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। दीज आर डिफरेंशिएटेड सेल्स, विभेदित कोशिकाएं हैं, दीज आर मेरिस्टेमेटिक सेल, ये विभेजोत्तक कोशिकाएं हैं। तो विभेदित कोशिकाएं हुई तो इनमें क्या हुआ, विभेदीकरण हुआ, सिंपल बात है। अब उसके बाद में इनके अंदर ये आगे जाकर चेंज हो जाएंगी विभेदित कोशिकाओं में, है ना, सभी नहीं होती हैं, कुछ एक ही होंगी विभेदित कोशिकाओं में, यानी डी डिफरेंशिएटेड सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब इनके अंदर क्या हुआ है, विभेदीकरण हुआ है, विभेदीकरण, डी डिफरेंशिएशन हुआ,
डी डिफरेंशिएशन। ओके, सो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ शॉर्ट में जो अभी अपन ने पढ़ी। तो यहाँ तो अभी तो अपन ने केवल इनके कोशिकाओं के नाम पढ़े थे, अब ये प्रोसेस भी आपको पता होनी चाहिए, ये प्रक्रियाएं भी पता होनी चाहिए कि इनमें डी डिफरेंशिएशन हो गया। तो डी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा, डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या होता है, तो वो होती है डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी विभेदित कोशिकाएं। विभेदीकरण से क्या बनता है, तो विभेदित कोशिकाएं बनती है। अब विभेदित कोशिकाओं के आप एग्जाम्पल दे सकते हो, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण, प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आप बोल सकते हैं कि प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम विभेदोत्तक कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, फिर आएगा कि द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण किसके कारण होता है, तो एक तो संवहनीय अयधा भी बोल सकते हो आप, है ना, और संवहनीय अयधा उस टाइम पर एक विविभेदित कोशिका की तरह व्यवहार कर रही है, तो संवहनीय अयधा या फिर विविभेदित कोशिकाएं आपका आंसर होगा, अगर द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम की बात चल रही है तो। समझे बात को, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तो हमने बात करी कि कोशिकाओं के प्रकार, वो भी विकास के आधार पर। अब बच्चों बात करते हैं अपन केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार। ठीक है, कोशिका के प्रकार केंद्रक के आधार पर, ठीक है ना, किसके आधार पर, केंद्रक के आधार पर। देखिए बच्चों, केंद्रक के आधार पर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम कोशिका को अपन कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्राक कोशिका, आप इसे चाहें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कह सकते हो, सबसे इजी वे में होता है प्राक कोशिका, या फिर प्राक केंद्र की कोशिका इसे कहा जाता है, प्राक केंद्र की कोशिका। फिर आती हैं बच्चों मीजोकैरियोटिक सेल। मीजो कौन सी है देखें, प्रोकैरियोटिक सेल, फिर है मीजोकैरियोटिक सेल, मीजोकैरियोटिक कोशिका, एंड लास्ट वन इज अपने यूकैरियोटिक सेल। इसको सुकेंद्र के भी बोलते हैं, बाकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ज़्यादातर यही लिखा आता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, ये आपको 3 प्रकार की कोशिका केंद्रक के आधार पर देखने को मिलती है। बच्चों मैंने आपको साफ से बताई थी कि केंद्रक जो है वो किस प्रकार से होता है। देखें, हमें सिर्फ इतनी सी बात पता है कि अभी तक कि एक होती है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, फिर होती है केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक झिल्ली जो है वो केंद्रकों के चारों तरफ पाई जाती है। अब बच्चे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है केंद्रक के बेसिस पर ही। ठीक है ना, एक बात को अच्छे समझिएगा बच्चों, केंद्रक के अंदर ना डीएनए को पैक करने के लिए, डीएनए की पैकेजिंग के लिए एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये चीज़ अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो केंद्रक के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जो है, प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, एक संगठन पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो बच्चे जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो केंद्रक में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो केंद्रक के आधार पर जो कोशिकाओं के प्रकार बताए गए हैं वो है आपकी 2 चीज़ों पर। एक तो है कि केंद्रक झिल्ली, ठीक है ना, क्या है बच्चों, केंद्रक झिल्ली, यानी कि जो प्राक केंद्र की कोशिका होती है, प्राक का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है ना, प्राक का मतलब क्या होता है बच्चे, प्राचीन। तो जो प्राक केंद्र की होते हैं ना, उनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है ना, केंद्रक झिल्ली क्या होगी, अनुपस्थित होगी, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट देखने को मिलता है। हमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित है और हिस्टोन प्रोटीन जो है ये भी अनुपस्थित होती है, हिस्टोन प्रोटीन भी अनुपस्थित होती है। जबकि मीजोकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनमें केंद्रक झिल्ली विकसित होती है। ठीक है ना, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है,
केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, जबकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन अभी भी अनुपस्थित। मतलब बच्चे यहाँ केंद्रक का विकास देखा जा रहा है कि केंद्रक में क्या होता है कि जब कभी भी हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है तो उसका डीएनए जो है वो ज़्यादा विकसित प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब डीएनए और केंद्रक के बारे में बात करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर अगर केंद्रक झिल्ली अगर उपस्थित है तो इसका मतलब है कि डीएनए के सारे जो संगठन होते हैं वो केंद्रक के अंदर रह सकते हैं, ठीक है ना। डीएनए के क्या, केंद्रक के, समझिए। आज सपोज बच्चों केंद्रक में डीएनए होता है, ठीक है। अगर इसकी केंद्रक झिल्ली नहीं होती तो डीएनए कहाँ पे होता, कोशिका द्रव्य के अंदर होता, साइटोप्लाज्म में होता, ठीक है। और इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए कि प्राक केंद्र की कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, मतलब इसका जो डीएनए होगा वो कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाएगा। साथ साथ में हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें अनुपस्थित होती है। ये बात अपन आगे करेंगे हिस्टोन प्रोटीन की। अभी समझ लो कि हिस्टोन प्रोटीन अगर जो है किसी में उपस्थित है तो उसमें विकसित प्रकार का डीएनए जो है वो पाया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बच्चे हमने कहा यहाँ पर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या है, एब्सेंट है। हिस्टोन प्रोटीन अभी भी विकसित नहीं होती है, अनुपस्थित, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। जबकि यूकैरियोटिक सेल सबसे विकसित प्रकार की कोशिका होती है, जैसे पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है, हमारी कोशिका है, वो सब यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। इनमें बच्चों केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और साथ ही साथ में यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। एक बात को ध्यान रखिएगा बच्चों कि हिस्टोन प्रोटीन की जनरल सी बात समझ लीजिए। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है कि जैसे जो हमारे डीएनए है ना बच्चों, डीएनए क्या होता है हमारा, बहुत लंबा होता है, बहुत ज़्यादा कुंडलित डीएनए होता है। तो डीएनए जो केंद्रक है ना, केंद्रक का साइज होता है बहुत छोटा सा। तो डीएनए को केंद्रक में अच्छी तरीके से पैक करके रखने के लिए डीएनए को क्या किया जाता है कि कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, इनके ऊपर क्या किया जाता है कि डीएनए की कॉइलिंग कर दी जाती है, डीएनए का इस प्रकार से कुंडलन कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो डीएनए जो है वो क्या हो जाता है, पैक हो जाता है, ठीक है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली एक विशिष्ट प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, वो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है, डीएनए को एक तरह से पैक करने में हेल्प करती है ताकि डीएनए को छोटी सी जगह केंद्रक के अंदर जो है वो रखा जा सके, ठीक है। तो डीएनए की पैकेजिंग के लिए, डीएनए के कुंडलन के लिए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। इसको बच्चों एक उदाहरण से आप समझिएगा कि जैसे कि सपोज कि आप लोग सभी लोग पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। आप लोग सभी लोगों ने पतंगें उड़ाई है, तो उसमें क्या होता है, जैसे जो मांझा होता है ना अपना, हम अगर अपने घर में मांझे को रखते हैं तो एक तो फैला के तो रखते नहीं है, सिंपल सी बात है। हम अपने मांझे को क्या है से फैला के तो रखते नहीं है, हम उसको लटाई पे लपेट के रख लेते हैं। तो सपोज कीजिए बच्चों वो जो लटाई है आपकी वो हो गई हिस्टोन प्रोटीन, जो मांझा है आपका वो हो गया आपका डीएनए। अब बच्चों सिंपल बात है, अगर आपके पास लटाई भी नहीं है, ठीक है, केवल मांझा है, तो आप क्या है कि एक ये समझिए कि मांझा एक तो पूरा बिखरा हुआ है, मतलब डीएनए पूरी तरह से बिखरा है, ना तो उसमें केंद्रक झिल्ली है और ना ही हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए जो है वो बिखरा हुआ डीएनए मिलेगा, स्कैटर्ड डीएनए मिलेगा कोशिका द्रव्य में। फिर उसके बाद बात कीजिए, आपके पास केंद्रक झिल्ली तो है, ठीक है, मतलब अब आपने क्या करा कि केंद्रक झिल्ली तो है ना, सपोज ये केंद्रक है, अब इसमें आपने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप डीएनए को यहाँ रख दोगे। लेकिन बच्चों डीएनए अभी भी क्या होगा, एकदम खुला होगा, पैक नहीं होगा। मतलब एक होता है ना, मांझे को आपने हाथ पे लपेट लिया और उसको उस तरीके से रख दिया, मतलब अच्छे से पैक वो अभी भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ केंद्रक झिल्ली पाई जा रही है तो वो केंद्रक के अंदर होगा। ऐसा पाया जाएगा मीजोकैरियोटिक सेल में, जो कि माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में आपके पास हिस्टोन प्रोटीन भी है और केंद्रक झिल्ली भी है, मतलब आप डीएनए को केंद्रक में भी रखोगे और डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन पे लपेट के रखोगे, मतलब कुंडलित करके रखोगे, ठीक है ना। मतलब वैसा हो गया, अब मांझे को अच्छी तरह से अपन कैसे रख सकते हैं, लटाई पे लपेट के, ठीक है। तो वैसा जो है आपको बस ये ध्यान रखिएगा, डीएनए की पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन यूज आता है, डीएनए को पैक करने में, उसको कुंडलित करने में, ठीक है।
तो ये केंद्रक के आधार पर 3 प्रकार की कोशिका होती है। सबसे निम्न विकसित कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक सेल और सबसे विकसित होती है यूकैरियोटिक सेल। मीजोकैरियोट सेल जो होती है ये एक बीज की कड़ी है जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे अपन एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल में ध्यान रखिए जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा के अंदर जगत मोनेरा जिसमें सारे जीवाणु आते हैं, सारे क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक ना, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा अपन बात करेंगे इनके बारे में भी जो अपने क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इनमें सारे क्या आते हैं बच्चों, बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, ये इसमें पाया जाता है। जबकि मीजोकैरियोट सेल का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, क्या दे सकते हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो होती हैं ये मीजोकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल देखें अपन तो बच्चे जगह अपने आ गया किंगडम मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा की बात करें अपन, मोनेरा तो जगत आता है आपके प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया यानी जीवाणु जिसमें आते हैं। ठीक है, अगला जगत फंजाई, कवक, इसमें सारी कवक आती है, फंगस आती है। ठीक है, फिर आगे आपके पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, पादप व जंतु जगत। ठीक है, तो पादप व जंतु जगत जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो एनिमेलिया क्या होता है, प्लांटी क्या होता है, ये सब एक किंगडम है। प्लांटी किंगडम में प्लांट्स को रखा जाता है, एनिमेलिया किंगडम में एनिमल्स यानी जंतुओं को रखा जाता है। तो बच्चे जितने भी प्रोटिस्टा से लेकर, प्रोटिस्टा क्या है ये अपने क्लासिफिकेशन में समझेंगे, तो ध्यान रखिए प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई जो होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स है। इनके अंदर आपको केंद्रक झिल्ली भी देखने को मिलेगी और हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को मिलेगा। जबकि जो अपनी प्रोकैरियोटिक सेल जगत मोनेरा, जो किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है और हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता। मतलब इनका जो अपना डीएनए होगा वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ मिलेगा। स्कैटर्ड डीएनए इन साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट सेल्स। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चे आज हमने केंद्रक के आधार पर जो है ये कोशिकाओं के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल से ही स्टार्ट करेंगे कि क्या होती है बैक्टीरिया की सेल, किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।